वर्ड्स में बांधने को कहा जाए कि हाउ विल यू डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, तो आप ऐसा लिखेंगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री or science which deals with the energy transformations. Energy can be converted from one form to another form, and there are certain factors which govern these all changes. So in thermodynamics, thermo means heat and dynamics means ongoing, moving. So energy transformation हमेशा continue रहता है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो इस चैप्टर के अंदर हाउ द हीट इज कन्वर्टेड और द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बिफोर गोइंग टू द deep in the chapter, we have to learn certain basic terms which are used in thermodynamics. The first term is system. That एक्चुअली जो हमारा यूनिवर्स है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है थर्मोडायनेमिक्स में। One is called system and the rest part is called surroundings. The part of universe which is under observation, that is called system. इस समय मैं आपके लिए सिस्टम हूँ। आप पूरे यूनिवर्स को छोड़ के मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी तरफ आपकी अटेंशन है, तो मैं आपके लिए सिस्टम हूँ। और बाकी सब क्या है? सराउंडिंग्स है। रेस्ट अदर देन द सिस्टम ऑल आर इन सराउंडिंग्स। ये पेन, ये कॉपी, किताबें, मेज, टेबल, फैन, सब सब सराउंडिंग्स में है। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, एंड रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं तो वो पतंग आपके लिए उस समय सिस्टम है, बाकी सब सराउंडिंग्स। ठीक है? आप किसी को बहुत घूर घूर के देख रहे हैं तो वो आपके लिए सिस्टम है, और बाकी सब के सराउंडिंग्स। सिस्टम को यानी कि यूनिवर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो हर एक का सिस्टम अलग ही होता है हमेशा। हाँ, अभी आप मुझे सुन रहे हो, थोड़ी देर बाद आप टीवी वॉच करने लगोगे तो टीवी आपके लिए सिस्टम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आप चाय पीने लगेंगे तो चाय आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप नोट्स को लिखना शुरू कर देंगे तो पेन और कॉपी आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। जो भी यूनिवर्स का पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है वो आपका सिस्टम कहलाएगा। लेटे हुए हैं, फैन को देख रहे हैं तो फैन हमारे लिए सिस्टम हो गया। ठीक है? अदर पार्ट सब क्या हो गए? सराउंडिंग्स हो गए। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स मिल करके पूरा यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है? तो हम केमिस्ट्री वालों का तो बहुत ही छोटा सा यूनिवर्स है, एक सिस्टम और बाकी सब सराउंडिंग्स। कोई दिक्कत ही नहीं है डिफाइन करने में। और हर पर्सन हमेशा जो है एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में ही ज़्यादातर सोच सकता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक से नहीं सोच सकते। ये आप भी प्रैक्टिकली जानते हैं, एक बार में एक ही चीज़ से फोकस कर सकते हैं आप। चलिए, तो देखिए इसमें सिस्टम को हमने तीन तरह से डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया: ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपके सामने ओपन सिस्टम है। ये मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आप चाय पी रहे हैं, इट इज़ टी इनसाइड दिस सिस्टम, और ये बीकर है। हम लोग तो केमिस्ट्री लैब में ऐसी चाय पीते हैं, बीकर में बना के पी लेते हैं हम लोग। जब हमें ग्रीन टी पीनी होती है, लेमन टी, तो हम ऐसे ही करते हैं, बीकर हमारे पास होते हैं लैब में, हम उसमें टी बना लेते हैं। तो जो ये टी है ये हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और ये जो बीकर है इसकी जो बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री फॉर सिस्टम। बीकर की जो वॉल है दैट एक्ट एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो कभी कभी जब चीनी कम रह जाती है तो हम इसमें शुगर ऐड भी कर लेते हैं। कभी कभी क्लास हो जाता है हमारा, तो ये चाय पत्ता बन के रख गई तो वो चाय ठंडी भी हो जाती है। हमारे पास अवन भी है केमिस्ट्री लैब में, तो हम क्या करते हैं, जब क्लास लेकर के आएंगे तो इसको हमने अवन में रख दिया, फिर ये गर्म भी कर लेते हैं। कभी कभी दूसरा कोई टीचर आ गया, भाई हम भी चाय पियेंगे, अब बीकर में चाय जितनी उतनी है, वो दोबारा बनाने में टाइम लगेगा, तो उसको दूसरे को हम ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। यानी कि ये जो सिस्टम आपके सामने, ये ओपन सिस्टम है जिसमें चाय बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है, शुगर बढ़ाई भी जा सकती है, और ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं है एक बार हमने बना के रख दी तो गर्म ही रहेगी 40 मिनट के
बाद हम क्लास लेने के बाद जब इसको पिएंगे तो ठंडी हो जाएगी, तो हीट कहाँ गई, सराउंडिंग में। ओवन में रख देंगे तो हीट सराउंडिंग से कहाँ जाएगी, सिस्टम में तो मिल जाएगी। तो दैट सिस्टम in which both exchange of energy and mass can take place with the surrounding is called an open system। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक लिड लगा दिया, कवर कर दिया, सेम बीकर को जिसमें टी रखी हुई है उसको आपने कवर कर दिया। अब ना तो इससे टी बाहर जा सकती है और ना ही टी इसके अंदर आ सकती है, लेकिन ये चाहे ठंडी तो हो ही जाएगी ना, ओवन में रखेंगे तो गर्म तो हो जाएगी ना। तो किसका एक्सचेंज पॉसिबल ऐसे केस में, केवल एनर्जी का। The system in which only the exchange of energy can take place with the surroundings is called a closed system। The system in which energy can exchange with the surroundings but not matter is called a closed system। अब थर्ड टाइप के सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। देखिए, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब विंटर्स आ गए तो लोग क्या करते हैं, चाय को जनरली फ्लास्क में रख लेते हैं, हॉट जो केटल्स आते हैं मिल्टन के, ईगल के, उसमें भर देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि चाय ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रहे, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि साहब साल में एक बार चाय बना के रख दी, विंटर स्टार्ट हो गए, टैंक में भर दिया, अब जब मर्जी आ रहे पी रहे। तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी, हमारे यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है कि जो हीट के एक्सचेंज को पूरी तरह से रोक सके। कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो आपने जब इसकी वॉल को आइसोलेट कर दिया और इसमें ना तो अब एनर्जी का एक्सचेंज हो पा रहा है थ्योरेटिकली और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो पा रहा है विद द सराउंडिंग, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड isolated system। The system in which neither exchange of energy nor matter can take place with the surrounding is called an isolated system। ये सभी को क्लियर होगा, ठीक है। Now we come to the next certain points। The state of the system। आजकल जब आप स्कूल जाएंगे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद वो बंदा कहेगा कि ये जो है, ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर ये आ रहा है। हाँ, यानी आप पर उसका ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो, तो आप उसके लिए सिस्टम हो गए। और जब वो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगा तो बताएगा कि 98.6 से अंडर इनका टेम्परेचर है, तो ये ठीक है, इनको फीवर नहीं है, इनको एंटी दे दी जाए। तो टेम्परेचर देख करके आपको स्टेट बता रहा है बंदा वो। आपके सामने कोई वैसल है, मैं आपसे कहूँ कि भाई देखो इस वैसल के अंदर 20 लीटर जो है वो गैस फिल्ड है, 20 लीटर वाटर फिल्ड है इस वैसल के अंदर। एक दूसरा वैसल है, तो आपको छूटते ही क्वेश्चन आएगा सर इसमें कितना लीटर है, तो मैं बता दूं आपको इसमें जो है वो 10 लीटर है। हालांकि मुझे मालूम है आप ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या बता रहा है, ये सिस्टम की स्टेट बता रहा है कि जो ऊपर वाला सिस्टम ए है इसमें वॉल्यूम कितना लिया गया वाटर का, 20 लीटर। और ये जो सिस्टम बी है इसमें वॉल्यूम कितना लिया गया, 10 लीटर। तो ये वॉल्यूम ही तो है जो सिस्टम की स्टेट के बारे में आपको बता रहा है, कि टेम्परेचर ही तो है जो आपके बारे में बता रहा है फीवर है या नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, दे ऑल आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। दे ऑल आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और state functions which define the property of a system, which specify the state of system। इस सिस्टम की स्टेट क्या है, कितना टेम्परेचर, कितना वॉल्यूम, कितना प्रेशर, तो वो सब ये क्या बता रहे हैं, ये सब आपको उस सिस्टम की स्टेट के बारे में बता रहे हैं, सिस्टम की स्टेट क्या है। और ऐसे प्रॉपर्टीज किसी सिस्टम की जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which depends only on initial and final state of the system are called state functions। जैसे मान लीजिए
मैंने आपसे कहा इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम था वो 10 लीटर था, फाइनली इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़कर कितना हो गया, 20 लीटर हो गया। अब आपको इससे मतलब नहीं 20 लीटर हुआ किसने, रामू ने डाला, श्यामू ने डाला, फैजल ने डाला, उससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल स्टेट 10 लीटर, फाइनल स्टेट 20 लीटर। जैसे आपने एक वैसल को में वाटर ले लिया और इसमें जब आपने थर्मोमीटर ऐड डिप करके इसका टेम्परेचर मेजर किया तो वो लगभग आ गया 24 डिग्री सेल्सियस, और कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर बढ़कर के कितना हो गया, 36 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे बढ़ा है, आपने इसको ओवन में रख दिया, आपने इसको स्टोव पर रख दिया, आपने इसको मोमबत्ती से गर्म किया है, या आपने इसको सन में रख दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाउ द फाइनल स्टेट हैज बीन अचीव्ड does not matter. Only thing is those properties of a system which depends only on initial and final state of the system and does not depend on the path followed by the system, कि इनिशियल से फाइनल स्टेट किस तरह से अचीव की गई है उससे कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू नो ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो जनरली ऐसा ही होता है। आपके गार्जियंस को ये पता है कि आपकी 10th में जो परसेंटेज थी वो 98% थी, और सपोज कर सकते हैं, और 11th में जो परसेंटेज है मैं बता दूं आपकी एक्चुअल परसेंटेज 78% रह गई। तो आपके गार्जियन को इससे मतलब नहीं है ये आपने यहाँ पे पूरे साल क्या किया, एक ही दिन को ना गिनेगा वो, उसे तो इससे मतलब है भैया 98 थे 10th में और अभी 78 कैसे हो गए ये बता। अब तुम कहाँ बता पाओगे इतना लंबा प्रोसेस क्या क्या किया, कितने घंटे टीवी देखी, कितने देर गपशप मारी, कितनी देर हम पढ़े, वो सब कहाँ बता पाएंगे। और ऐसे ही कोई दूसरा बच्चा हो जिसके 98 से 99% आ जाए, उसके माँ बाप तो कोई पूछेंगे नहीं, उन्हें तो इनिशियल स्टेट पता चल रही 98 था 99 आया, बहुत बढ़िया, कैसे आया है उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से वो सिस्टम, वो प्रॉपर्टीज किसी सिस्टम की जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं वो कहलाते हैं आपके स्टेट फंक्शन। तो वो सारी प्रॉपर्टी जिसमें हम चेंज निकाल सकें वो सब स्टेट फंक्शंस कहलाएंगे। कुछ स्टेट फंक्शंस मैं बताता हूँ आपको, देखिए टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, चेंज निकाल सकते हो आप। वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, चेंज निकाल सकते हो, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल में जो भी करना चाहो। प्रेशर, प्रेशर जो है वो भी स्टेट फंक्शन है, चेंज निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नए टर्म्स भी हैं जिनको आपको सीखना है। फर्स्ट इज एंथैल्पी चेंज। मैं थोड़ा सा आपके यहाँ ब्रीफ करूंगा एंथैल्पी से क्या मतलब है। एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H, and if we talk about change we use delta. Second is entropy change, जी हाँ एंट्रोपी चेंज, इसको एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय S and if we talk about change it will be delta S. Then गिब्स एनर्जी चेंज, पहले इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते थे लेकिन आजकल कुछ फ्री मिल नहीं रहा है तो फ्री हटा दिया, तो आजकल गिब्स एनर्जी लिखा मिलता है आपको। सो गिब्स एनर्जी चेंज, ये नए टर्म्स हैं आपके लिए लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो एंथैल्पी चेंज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप लैब में गए, लैब में जब आप पहुंचे तो आपने देखा बस बहुत सारे रिएजेंट्स रखे हुए हैं, तो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें एक रिएजेंट ऐड कर लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में दूसरा रिएजेंट ले लिया और इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया और आपने देखा जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वो वार्म हो गई, गर्म हो गई, यानी कि रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। इन्हीं दो रिएजेंट्स को ऐड किया सी और डी को आपस में, तो देखा टेस्ट ट्यूब कैसी हो गई, कूल हो गई, ठंडी हो गई, तो प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। तो जब ये दोनों काम आप कर रहे हो, चाहे हीट रिलीज हो रही हो चाहे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, हम इन दोनों रिएजेंट्स को ऐड करें या ना करें।
यानी कि आप टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जो भी एनर्जी का चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड सिंपली एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी इज नथिंग, सिंपली एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको तो लैब में जाने बस एक ही बात होनी चाहिए, 2 रिएजेंट ऐड करें, धुआं निकलना चाहिए। धुआं निकल गया तो एक्सपेरिमेंट सही है। पूरे क्लास को दिखाते फिर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया धुआं, और ज्यादा हुआ तो 2-4 कलर बना लिया आपने। देख मेरा कलर कितना बढ़िया, पिकॉक, पिकॉक से बेटर आ रहा है, देख। हाँ ऑसम। दूसरा टर्म है हमारे पास एंट्रोपी चेंज। ये एंट्रोपी चेंज जो है इट मेजर्स द रैंडमनेस। मैं अचानक से उठ के डांस करने लगूं तो जो रैंडमनेस मेरी बढ़ जाएगी, तो मेरी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस इन द सिस्टम, ठीक है ना। अगर जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं और कमरे में कोई शेर आ जाए, दो काम हो सकते हैं, या तो आप सब वहीं पे फ्रीज हो गए तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, रैंडमनेस बहुत कम हो गई, या फिर भागना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। हाँ जैसे कभी कभी होता है एक बहुत, ये मेरे हिसाब से सभी के साथ होता होगा, किसी ना किसी का एक फेवरेट डॉग होता है जो उसको देख के बहुत उसके पीछा करता है। होता है साइकिल वालों के साथ बहुत दिक्कत होती है, तो उसमें उस केस में जब वो आपका पीछा करता है तो आपकी रैंडमनेस जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो एंट्रोपी चेंज सिंपली मेजर्स द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट चेंज है गिव्स एनर्जी चेंज। जब कोई ये बात नहीं बता पाया कोई प्रोसेस क्यों हो रहा है, जब कोई आंसर नहीं दे पाए कि क्यों हो रहा है। जनरली लोग क्वेश्चन पूछते पता नहीं यार ये क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं याद क्यों नहीं रहता कुछ भी, उन सबका आंसर डेल्टा जी है। हाँ वाई के सारा आंसर डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा देन ओनली द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। कोई भी प्रोसेस क्यों यूनिवर्स में हो रहा है उस सबका आंसर डेल्टा जी में छुपा हुआ है। ये वो टर्म है, ये वो प्रॉपर्टी है जो अगर किसी भी प्रोसेस के लिए नेगेटिव आ जाती है तो वो प्रोसेस होके ही मानता है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो बहुत मुश्किल काम है, तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि गिव्स एनर्जी चेंज जो है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम वर्क। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने घर से 100 रुपीज दे लिए बुक परचेज करने के लिए, तो बुक आपकी थी 80 रुपीज की। जब आप शॉपकीपर के पास पहुंचे आपने 80 रुपीज उसको दे दिए और 20 रुपीज जो है आपने बचा लिए, और 20 रुपीज का आपने किसी के लिए गिफ्ट खरीद दिया। और जब आप घर पहुंचेंगे तो मम्मी पूछेंगी भाई आप बताओ 100 रुपीज दिए तुमने क्या किया, तो क्या होगा, आपके भाई जो बुक है 80 रुपीज की है और 20 रुपीज के बारे में हमसे मत पूछो, क्योंकि आप बताने की पोजीशन में नहीं है, आपने गिफ्ट किसके लिए खरीदा है। तो ऐसी कंडीशन में मम्मी के हिसाब से जो आपने 80 रुपीज है उसका ही केवल यूज किया और 20 रुपीज क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए। तो जो आपके 80 रुपीज है वो गिफ्ट एनर्जी है, और जो 20 रुपीज है वो कहाँ चलेगा, सराउंडिंग्स में चलेगा। तो गिफ्ट एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is available to a system, a C, 80, which can be converted into useful work। मान लीजिए आप जो स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उसमें जो भी फ्यूल का कंबशन हो रहा है उससे जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे आपका जो मोटर है स्कूटी का, बाइक का, वो रन कर रहा है, उससे आपकी बाइक स्कूटी जो चल रही है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, उसका कुछ पोर्शन कहाँ जा रहा होगा, सराउंडिंग्स में जा रहा होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरा सारा पोर्शन आपके ब्रेन में नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग्स में जा रहा है। लेकिन जो आप ग्रैब कर पा रहे हो, जो आप कैच कर पा रहे हो, वो ही गिफ्ट एनर्जी है। जो काम की चीज है वो गिफ्ट एनर्जी है। तो अगर किसी सिस्टम को मान लीजिए 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है और उस 100 में से वो केवल 80 को ही यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाता है, तो वो कहलाएगा गिव्स एनर्जी चेंज। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
available to a system and can be converted into useful work is called Gibbs energy। ठीक है, तो आपने ये नए टर्म्स हैं, ये सब क्या है, ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। ये y का आंसर आपको मिलेगा, y का आंसर आपको ऐसे मिलेगा, देखिए जैसे अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, फ्रीजर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखते हैं किसी वेसल में, तो क्या होगा, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि इस लिक्विड वाटर को आप फिर से आइस में कन्वर्ट कर दें, क्या करना पड़ेगा, हाँ, लो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, which need initiation and which do not need initiation। प्रोसेस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो जिनमें इनिशिएशन की जरूरत होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं, which need initiation और which do not need initiation। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप नीड इनिशिएशन वाले में ना जाएं। जैसे लोग देखा होगा आपने, सिगरेट पीते हैं, उसमें इनिशिएट करना पड़ेगा, उस सिगरेट को, उस बीड़ी को इग्नाइट करना पड़ेगा, तब जलती रहेगी वो। बीड़ी तो बहुत जल्दी बुझ जाती है, आपने देखा होगा, किसी को प्रैक्टिकल अनुभव शायद ना हो आप में से, तो लेकिन देखा तो होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी भली शादी ना हुई हो लेकिन बारातें आपने बहुत देखी हैं, इसकी तरह से है। तो जो बीड़ी वाला कॉन्सेप्ट है या सिगरेट वाला कॉन्सेप्ट है, या घर में जो आप इंसेंस स्टिक लगाते हैं जिसे आप अगरबत्ती बोलते हैं, उसे आपको इग्नाइट करना पड़ेगा, तब वो अपने आप जलती रहेगी। ऐसे ही जो एलपीजी के बर्नर्स हैं आपके स्टोव के, है ना, वो आप एक बार इनिशिएट कर दीजिए, फिर वो जलते रहेंगे। तो यहाँ इनिशिएशन की ज़रूरत है। जो डोमेस्टिक ओवंस होते हैं आपके, अंगीठी जिसे आप बोलते हैं, उन्हें आपको पहले इग्नाइट करना पड़ेगा कोल को, फिर वो जलता रहेगा। तो इनमें इनिशिएशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ दूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली जो है विदाउट एनी इनिशिएशन आ जाएगा। जैसे कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो उनमें इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप ही हो जाता है। फिर जैसे फिसलना है, कोई केले के छिलके पे पैर पड़ गया, फिसल गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप यहाँ पे 500 रुपये गिरा दो सड़क पे, अपने आप गायब हो जाएगी। तो ये सब कैसे हैं, विच डू नॉट नीड इनिशिएशन। तो प्रोसेस कई तरह के हो सकते हैं। इसमें जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है खास करके उनकी मैं बात कर रहा हूँ, विच नीड इनिशिएशन एंड विच डू नॉट नीड इनिशिएशन। तो ये जो अल्टीमेट फैक्टर है वो डेल्टा जी है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। डेल्टा जी की वैल्यू अगर किसी प्रोसेस के लिए नेगेटिव आती है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसे घबराने की बात नहीं, हमारे पास ऐसे भी तरीके हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा भाई एक छोटी बहन है, तो जो बड़ा भाई है वो बहुत अच्छा पढ़ने में और छोटी बहन बहुत कम पढ़ती है, तो आप क्या करें, बड़े भाई को छोटी बहन के साथ ही पढ़ने में बैठा दिया आप, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, वो बड़े भाई को देख करके बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर देगी। इसका उल्टा भी हो जाता है। हाँ, भाई जो है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, जो बड़ा भाई है वो हमेशा नकल करके पास होता है, तो छोटे को समझाने की जरूरत नहीं है, उसे मालूम है कैसे पास होना है। हाँ, तो इस तरह से ये जितनी बातें आपसे हो रही हैं ये सब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हो रही हैं, और इसमें जो अल्टीमेट फैक्टर आप देखेंगे, डेल्टा जी देखेंगे, जो डिसाइड करेगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोसेस अगर डेल्टा जी जिनमें पॉजिटिव भी आता है उन्हें भी हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, अगर किसी दूसरे ऐसे प्रोसेस के साथ उन्हें कराएं जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ टर्म्स और हैं हमारे पास इंटरेस्टिंग, उनकी भी बारे में बात कर लेते हैं। वर्क वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। कुछ और टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल जो हो, स्पॉन्टेनियस का मतलब फिजिबल जो प्रोसेस हो। तो देखिए कुछ और टर्म्स बहुत सिंपल से हैं, उनकी हम बात करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे हम बात करें प्रोसेस की,
देखिए प्रोसेस का मतलब क्या है वो समझते हैं। इसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप सबने सब चैनल पर, सब टीवी पर एक सीरियल आता है मुसद्दी लाल वाला, नहीं नहीं मुसद्दी लाल का आता है ऑफिस ऑफिस। अगर कभी आपको देखने का मौका मिला हो तो, नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखिए ऑफिस ऑफिस में क्या होता है, उसमें एक शर्मा जी होते हैं, एक शुक्ला जी होते हैं, एक मैडम होती है। तो जब वो अपना राशन कार्ड बनवाने जाता है कोई बंदा, तो पहले जो मैडम होती है वो उससे अचार बढ़वा लेती हैं कि तुम जो है अचार डाल के दो, तब तुम्हारा जो है राशन कार्ड बनेगा। जो शुक्ला जी होते हैं वो समोसे बहुत पसंद करते हैं, बोले भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, एक काम करो आज तुम एप्लीकेशन रख जाओ, समोसे ला के मुझे खिला दो और हो जाएगा। और एक उनके बॉस होते हैं शर्मा जी, वो अल्टीमेटली साइन करते हैं, वो बहुत बड़े रिश्वतखोर होते हैं, वो पैसा बिना लिए काम ही नहीं करते। तो जो बंदा है वो रोज ऑफिस में जा जाके परेशान हो जाता है। और एक दिन जब शर्मा जी से वो पूछता है बहुत मतलब कि गुस्सा होकर के कि भाई आप मेरे मेरे काम का क्या हुआ, मेरा राशन कार्ड कब बनेगा। तो शर्मा जी बहुत कूलली इनको जवाब देते हैं, योर प्रोसेस, योर वर्क इज अंडर प्रोसेस। हाँ, योर वर्क इज अंडर प्रोसेस। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दिया 50 क्वेश्चन का, मैंने कल पूछा भाई कितने कर लिए, तो आप कहेंगे सर अभी तो कर लिए। हाँ चल रहा है, वेरी गुड चल रहा है। नेक्स्ट डे मैं फिर पूछूंगा, तो फिर आप कहेंगे सर आज 40 हो गए, 10 रह गए। नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा पूरा हो गया, बोला क्लास में सब बच्चों का जब तक नहीं तब तक असाइनमेंट चेक नहीं होगा। तो बोले सर 2 लोगों का हो गया, 3 लोगों का अभी भी रह गया है। तो क्या हो रहा है, डेली बेसिस पर उस सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, उस असाइनमेंट के जो क्वेश्चन का नंबर है वो चेंज हो रहा है। पहले 10 दिन की 10 किए, किसी ने दूसरे दिन 30 कर लिए, नेक्स्ट डे किसी ने 45 कर लिए। तो आप यही कहेंगे सर हो रहा है, अंडर प्रोसेस है। यानी कि जब कभी भी किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, then it is said that the system is under process. Whenever the state of a system changes, then it is said that the system is under process. तो प्रोसेस कई तरह के हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ देखिए, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसो मींस होता है कांस्टेंट, थर्मल स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी द सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एंड डेल्टा टी विल बी 0। Then the second process is isobaric process. Bar is a unit of pressure. और इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। वेरी गुड। सो इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर विल बी सेम, कांस्टेंट। सो चेंज कितना आएगा, डेल्टा पी कितना आना चाहिए, 0। भाई इनिशियल प्रेशर भी उतना, फाइनल प्रेशर भी उतना, तो डेल्टा पी शुड बी 0। देन आइसोकोहरिक, जो कोर वर्ड है वो आता है वॉल्यूम के लिए, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 0। चेंज कितना आएगा, 0 आएगा। एंड वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगी, हीट कांस्टेंट रहेगी। हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करेंगी क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जैसे मास है, भाई ज्यादा अमाउंट होगा तो मास ज्यादा होगा, कम अमाउंट होगा तो मास कम होगा। वॉल्यूम, ज्यादा अमाउंट होगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, गैस का वॉल्यूम। कम अमाउंट रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा। जैसे एंथैल्पी है, ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। कुछ टर्म इसमें नए आ रहे हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं वो आप समझिए। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट और size of the system, they are called extensive properties like mass, volume, internal energy, enthalpy, heat capacity etc. एक दूसरा टर्म यहाँ पर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
those properties which do not depend on the quantity or size of matter, they are said to be intensive properties. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास 10 लीटर वाटर है, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। यही वाटर बढ़ा के मैं 20 लीटर कर लूं, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा भाई। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को अमाउंट पे पूरा डिपेंड कर रहा है, क्या करता है? 10 ml का बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, 20 का ml का कुछ और होगा, ऐसा कोई ना होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपके पास हनी हो, शहद, 1 स्पून हो या पूरी बोतल हो उसी हनी की, पूरे हनी की जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी? सेम होगी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपका जो ग्लास आप यूज कर रहे हो स्पेक्स में, है ना, आई लेंसेज यूज कर रहे हो, वो इतना बड़ा टुकड़ा हो और उसका छोटा टुकड़ा हो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, दे आर सेड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रेशर, प्रेशर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी? इंटेंसिव। एक बात और समझ लें, जैसे हीट कैपेसिटी था, हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर यहाँ यूज कर ले मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो कितने की होगी? 1 मोल की होगी। अब वो चेंज नहीं होगी, वो तो स्पेसिफिक हो गया कि 1 मोल का है। मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब आपकी क्या है? A molar property is the value of an extensive property and it will be independent of amount of matter। तो ये सब क्या हो गया? आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। जहां भी वर्ड मोलर लग जाएगा वो सब क्या है? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और एक बात और सीखेंगे, एक देखिए फिगर आपके सामने बन रही है यहाँ पर। इन्होंने कोशिश की आपको समझाने की कैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इन्होंने पहली वाली फिगर में जो वॉल्यूम है वो V है इस वेसल का और टेम्परेचर T है, लेकिन जब इसको डिवाइड कर दिया, इसके 2 पोर्शन कर दिए इस वेसल के, तो वॉल्यूम तो हाफ हाफ हो गया, लेकिन टेम्परेचर तो सेम ही रहा। तो टेम्परेचर कैसी है? इंटेंसिव। और जो वॉल्यूम है वो कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इस बात को भी ध्यान रखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम विल बी क्या? डेंसिटी। यस, मास कैसी प्रॉपर्टी है? जल्दी बताओ। एक्सटेंसिव, वेरी गुड। और वॉल्यूम भी जी। तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है दैट ऑलवेज बी इंटेंसिव। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है दैट ऑलवेज बी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटेंसिव। और डेंसिटी कैसी है? इंटेंसिव। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज एन इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी, राइट।